हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक सरकारी कोचिंग। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के कट ऑफ के ट्रेंड को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की जो 100 डेज स्ट्रेटजी है इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। तो हम देखते हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए जब हम पढ़ते हैं तो इसमें रिवीजन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि हमें मल्टीपल टाइम्स सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना पड़ता है, फैक्ट्स को क्रैम करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, फैक्ट्स को याद करना पड़ता है। प्लस रिवीजन के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा रोल है। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम एग्ज़ाम के करीब पहुँचेंगे, एग्ज़ाम को जानेंगे, एग्ज़ाम के बारे में हमारी नॉलेज है वो गेन होगी और हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। प्लस जो हमारी प्रिपरेशन है प्रैक्टिस के बाद और स्ट्रेंथन हो जाती है और यही हमारा प्रॉपर एक प्लान होता है कि रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, और यही हमारा जो प्लान होता है यही हमको किधर ले जाता है, हमारे गोल की तरफ, जो कि हमारे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का गोल। सो ये था हमारा लास्ट वीडियो में ट्रेंड का एनालिसिस, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ईयर ऑन ईयर किस तरीके से ट्रेंड रहता है। इन मार्क्स को आप देख सकते हो। 2017 में 128 मार्क्स, फिर 126, 2019 में 117, 2020 में 110। ये ट्रेंड आप देख सकते हो इस तरीके से। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि ये जो वीडियो होने वाली है इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका कभी भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। एक वो हैं जिनका प्री क्वालिफाई हुआ लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। बट ये वीडियो जो आज की वीडियो होने वाली है, ये वीडियो हम किनके लिए मेनली लेकर आए हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज हु स्ट्रगल टू क्लियर प्रीलिम्स। जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में स्ट्रगल कर रहे हैं इनके लिए मेनली ये वीडियो होने वाली है। जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक सेपरेट स्टडी होगी। वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, और जिन्होंने कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया वो इस वीडियो पर ज़्यादा फोकस करें। तो देखो, कोई भी बीमारी होती है, कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके पीछे के रीजंस होते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो है क्या, आखिर हम क्यों नहीं प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। वाई आर नॉट बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। तो हमें प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना पड़ेगा सबसे पहले। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये मेनली इन रीजंस के अराउंड हो सकती हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। कि एक तो ये है कि हम प्रॉपर तरीके से फैक्ट्स को या फिर जो हमारा पेपर है उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, और जो कि हम लैग कर रहे हैं, एनालिसिस हमारा वीक है, और जिसकी वजह से हम हैप्पजार्ड तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना है, किस एरिया को टारगेट करना है, कौन सी थीम्स हैं जो रिपीटेड है, कौन से पीवाईक्यूज हैं जिन पे हमें वर्क करना है। ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं है, और जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक हमारी स्ट्रेटजी फेल हो जा रही है और हमारा प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि वो बस पेपर दिए जा रहे हैं, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लैक कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ नहीं रहे हैं। जो 1-2 सोर्स हैं उन्हीं को ही बस रटे जा रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको यहाँ पर निगलेक्ट कर देते हैं, या फिर उन्होंने प्रॉपर क्लासेस नहीं ली हैं कहीं से, जिसकी वजह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वीक होने की वजह से कई क्वेश्चंस वो गलत कर देते हैं जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, और जिसकी वजह से उनका प्री क्वालिफाई नहीं होता है। नेक्स्ट इज पीवाईक्यू एनालिसिस, कि क्या आप पीवाईक्यूज को एनालाइज कर रहे हो। पीवाईक्यूज को सॉल्व करना एक बात होती है, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना एक बात होती है। क्या आप उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर रहे हो कि कौन से पीवाईक्यूज हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कौन से एरियाज हैं, कौन सी थीम्स हैं पीवाईक्यूज में जो बार बार पूछी जा रही हैं। जो जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑप्शंस में देखने को मिल रहे हैं, उन ऑप्शंस की क्या आप कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं अपने पास में, कुछ नोट्स में इंक्लूड कर रहे हैं क्या पीवाईक्यू से। तो अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं, तो अगर सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो पीवाईक्यू के ऑप्शन से था, तो फिर हम फिर से स्ट्रगल कर लेंगे। तो ये वो एरिया है कि जहाँ से हम एक प्रॉपर ट्रेंड का, एग्जाम को सबसे ज़्यादा समझने का जो सबसे अच्छा मीडियम होता है वो होता है पीवाईक्यू एनालिसिस। तो इसको आप जितना अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा आप एग्जाम के करीब होंगे। फिर आप क्या मॉक टेस्ट लगा रहे हो। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग मॉक पेपर्स। तो मॉक पेपर हर कोई सॉल्व करता है, लेकिन क्या आप मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो। मॉक टेस्ट का एनालिसिस की बात हो रही है यहाँ पर। एनालिसिस में लगता है टाइम प्लस एनर्जी। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि बस टेस्ट लगा दिया और रख दिया अपने मार्क्स कैलकुलेट करके, बट वो एनालाइज नहीं करते हैं। एनालाइज करो कि किन एरियाज पर आप वीक हो, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसमें आइडेंटिफाई करो कि किस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं।
जब हम इस तरीके से काम करेंगे तो फिर हम अपने वीक एरियाज़ को टारगेट कर पाएँगे, वीक एरियाज़ पर काम करेंगे और फिर हम अपने वीक एरियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज़। तो इस तरीके से हमें मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना है। जब मॉक टेस्ट में हम अच्छा परफ़ॉर्म करने लगेंगे देन पीवाईक्यूज़ का रोल बढ़ जाता है। फिर एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप करंट अफेयर को इग्नोर कर रहे हो? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्ज़ाम आता है उससे थोड़े से 15 दिन पहले करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ तो लेते हैं लेकिन 15 दिन पहले की जो इन्फॉर्मेशन होती है, 1 साल का पूरा करंट अफेयर जब आप 15 दिन में डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें क्या होता है कि आधी-अधूरी चीज़ें याद रहती हैं। बस ये है कि टॉपिक तो पढ़ा-पढ़ा सा लगता है लेकिन आंसर तक नहीं पहुँच पाते हैं, फैक्ट्स याद ही नहीं होते हैं, डेटाज़ याद ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं या फिर हम उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप भी ये गलती कर रहे हो कि करंट अफेयर को इग्नोर कर रहे हो? देन यू आर आल्सो स्ट्रगलिंग। तो करंट अफेयर को अपनी जो स्टैटिक पोर्शन है उसके साथ में ही इंक्लूड करना है, अपनी प्रिपरेशन में अलाइन करना है, इसको भी एक पर्टिकुलर टाइम डिवोट करना है, 1 से डेढ़ घंटा भी अगर आप डेली करंट अफेयर को देते हैं तो दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के बीच में जो देखी गई कि दैट इज़ दे लैक रिविजन्स। तो एक सब्जेक्ट मिनिमम 3 रिविजन्स डिमांड करता है, तो एक भी स्टैटिक सब्जेक्ट है तो अगर आप उसको 3 बार कम से कम रिवाइज़ कर रहे हो और रिवाइज़ करने के बाद आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो डिसाइड करता है कि आपका रिवीजन अच्छा था या नहीं था। तो इस वजह से हमें क्या करना है कि अपना जो रिवीजन है वो स्ट्रॉन्ग करना है। फिर उस रिवीजन का जो फीडबैक है वो हमको कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा मॉक टेस्ट से, पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने से। तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो रिवीजन है वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें सारी समझनी होंगी। यही एरियाज़ हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है एंड दिस इज़ द टाइम कि वी कैन वर्क अपॉन दीज़ एरियाज़, कि हमें प्रॉब्लम को डायग्नोज़ करना है, डायग्नोज़ करने के बाद उसके सॉल्यूशन पर काम करना है। काम कैसे करना है वो मैंने अभी डिस्कस किया, कि ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। प्लस मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वाइज़ ट्रेंड क्या रहता है। प्रीलिम्स का ईयर वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हमने सब्जेक्ट का देखा था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन ईयर वाइज़ पूछे जाते हैं। तो इसकी पर्टिकुलर वीडियो पड़ी हुई है 5-7 मिनट की, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी अपनी स्टडी टेबल पर लगा सकते हैं इसको, तो आपको आइडिया रहेगा कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि जो क्लियर हम रोड मैप की बात कर रहे थे जिसकी कि अगले 5 महीनों का हमारे पास प्लान रेडी होना चाहिए। अब प्लान हमारे पास क्या है कि अगर हम अगस्त को इंक्लूड कर लें, तो अगस्त में हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर। इस तरीके से हमें इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। फिर सितंबर में हम किन सब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं? अभी देखो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, अब इसके अगर आपको ये पहले से पढ़ रखी है तो आप इसमें कम टाइम लगाओगे, रिविजन्स स्ट्रॉन्ग करो यहाँ पर। अगर आपको पता है कि आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है बट ज्योग्राफी में आप वीक है तो ज्योग्राफी को ज़्यादा टाइम दो। अगर आपको लग रहा है कि हिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग है, हिस्ट्री आपकी वीक है, तो आप ज्योग्राफी को कम टाइम दो, हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दो। इस तरीके से आपको देखना होगा कि किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा टाइम डिवोट करना है और किन पर कम। प्लस उनकी वेटेज भी कितनी है एग्जाम में उस हिसाब से। लाइक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को आप अगर डेली हाफ एन आवर भी देंगे तो भी आपका सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको 2 से ढाई घंटा देना पड़ेगा। ऐसी तरीके से एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री को भी 2 घंटे देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से 5-7 घंटे का अगर आप एक प्लान लेकर चलेंगे जिसमें करंट अफेयर और 2 या 3 स्टैटिक सब्जेक्ट्स होंगे। अगर 2 स्टैटिक सब्जेक्ट्स भी हैं तो भी आप एक इफेक्टिव तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन अगेन सितंबर में आप देखो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो कि एक कंबाइंड सब्जेक्ट है। फिर जनरल साइंस में मेन फोकस कहाँ पर होना चाहिए? बायोलॉजी पर। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू एनालिसिस क्या कहता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द बायोलॉजी ओनली। तो वी हैव टू फोकस अपॉन बायोलॉजी मोर एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उनके लिए भी कुछ रिपीटेड थीम्स हैं, उन थीम्स पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। फिर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में अब यूपीएससी के एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी दूसरी तरीके से पूछी जाती है बट यूपीपीसीएस में इंडियन इकोनॉमी पूछे जाने का नेचर डिफरेंट है। तो ये आप पीवाईक्यू से एनालाइज करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस थीम से आ रहे हैं, तो उसी उन्हीं टॉपिक्स को हमें अच्छे से पढ़ना है। अगेन सितंबर में भी हमें करंट अफेयर पढ़ना है। मैंने बोला कि आपकी प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम करंट अफेयर भी हो सकते हैं, तो करंट अफेयर को हमें साथ में लेके चलना होगा। देन अगेन अक्टूबर में जब आप जाएंगे तो यूपी स्पेसिफिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, फिर सेंसस हो गया, मिसलेनियस स्टैटिक डेटा हो गया, फिर रिवीजन साइकिल्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी हमें। अभी जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे उनके रिवीजन हमें करने पड़ेंगे क्योंकि दिस इज द टाइम कि हमारे पास 2 महीने का ही टाइम होगा और हमें सारे सब्जेक्ट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। फिर करंट अफेयर
जो कि हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे थे अगस्त सितंबर से। तो यहाँ पर अक्टूबर में भी अगर हमारा करंट अफेयर का पोर्शन पूरा हो जाता है तो हमें यहाँ पर स्प्रिंट्स लगानी है, लाइक उनको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, जिसके थ्रू हम अपनी एक प्रिपरेशन को एक होलिस्टिक तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर नवंबर का जो समय होगा वो मोस्टली आपका जाएगा मॉक टेस्ट लगाने में। आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने पड़ेंगे, लाइक 10 कम से कम आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे, उनको एनालाइज करोगे, वही आपका एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पर चला जाएगा उसी में ही। फिर करंट अफेयर स्पेसिफिक आई दृष्टि बुक आती है 1 ईयर की, इस टाइम पर ही वो रिलीज होगी। अब इस टाइम तक ये बुक आ चुकी होगी और मीनवाइल आपने करंट अफेयर बहुत सारा पढ़ रखा होगा। तो जब ये बुक आई होगी तो ये आपका रिवीजन कराएगी, ना कि आपको जीरो से हीरो बनाने वाली कोशिश करेगी ये। ठीक है, तो आप इस बुक के थ्रू रिवाइज कर सकते हो अपना 1 साल का करंट अफेयर। क्यों? क्योंकि आपने करंट अफेयर ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी सी वाइजनेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी आपको स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है अपनी चीज़ों को। फिर आता है फाइनल दिसंबर, क्योंकि 6 दिसंबर को हमारा एग्जाम है। तो लास्ट के कुछ दिनों में मैं कहूँगा कि रैपिड रिवीजन करो और केवल पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करो और फिर लास्ट में जाकर आप एग्जाम दो जाकर। सो इस तरीके का कुछ प्लान होने वाला है। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सब्जेक्ट्स आप अपने अकॉर्डिंग बाइफरकेट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट आपको पहले रखने हैं, किन सब्जेक्ट्स के साथ किन सब्जेक्ट को पढ़ना है। लाइक अगर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बोरिंग सब्जेक्ट लगते हैं तो दोनों को एक साथ मत रखो, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रखो और एक बोरिंग सब्जेक्ट। अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बल्कि सब्जेक्ट्स हैं, तो इनका जो लोड है वो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अगस्त में आते हैं, अब हम डे वाइज प्लान पर बात करने वाले हैं। अभी हमने होलिस्टिक बात की थी एक मंथ वाइज प्लान पर, अभी हम बात करने वाले हैं डे वाइज प्लान पर। तो आप इस प्लान की स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं कि जैसे मान लो कि अगर आप 7 अगस्त से ये प्लान मैंने रेडी किया था, तो 7 अगस्त से नहीं, तो अगर आप मान लो कि आज से ही या फिर कल से स्टार्ट करते हैं इस प्लान को, तो इस तरीके से डिवोट कर सकते हैं टॉपिक्स को कि मैक्सिमम वेटेज किधर जाएगा हिस्ट्री का, वो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री में आप देखोगे कि 7 अगस्त को अगर हम पढ़ रहे हैं, सपोज कि 13 अगस्त को पढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रिवोल्ट ऑफ 1857, अर्ली फ्रीडम मूवमेंट्स। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होना चाहिए गांधीयन एरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, मास मूवमेंट्स। अब इसके लिए आप या तो स्टैंडर्ड बुक पकड़ो या फिर घटना चक्र पकड़ो। घटना चक्र पकड़ रहे हो तो उसी को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, क्योंकि अभी भी आज भी घटना चक्र बहुत रेलेवेंट है इस एग्जाम के लिए। फिर हम संडे को क्या करेंगे कि पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। संडे के दिन आप केवल मॉक टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यू एनालाइज करो। और सीसैट अगर आपका वीक है, अगर आप सीसैट भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सीसैट के मैथ्स वाले पार्ट को कुछ टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर 10 अगस्त को अगेन मॉडर्न हिस्ट्री। इन सब्जेक्ट के साथ में देखो ये एक फ्लेक्सिबल प्लान है, इसमें आप अपने और सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हो, जो कि हमने अगस्त में देखा था कि सब्जेक्ट्स और भी इंक्लूड किए थे। लाइक हिस्ट्री के साथ में हमने ज्योग्राफी इंक्लूड किया था। तो अगर आप एक दिन में दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे कि पहले कुछ दिन, एक हफ्ते तक हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे और अगले नेक्स्ट वीक में आप क्या पढ़ रहे होंगे? ज्योग्राफी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आप सब्जेक्ट देखो, फिर एंशिएंट हिस्ट्री के देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यहाँ पर जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये दीज आर द मेन टॉपिक्स जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं एग्जाम में। अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि ये वही टॉपिक हैं जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देन 15 अगस्त के अराउंड आप जो, अगर मैं इसको 5 दिन और एक्सटेंड कर दूं, 20 अगस्त के अराउंड आप ज्योग्राफी पिक करेंगे। और ज्योग्राफी की जो थीम्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, सोलर सिस्टम, अर्थ स्ट्रक्चर, जियोमॉर्फोलॉजी, लैंड फॉर्म्स। फिर संडे को आप पीवाईक्यू एनालाइज कर रहे होंगे। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, ओशियन करेंट्स। फिर इधर आप देखोगे कि फिजियोग्राफिक डिवीजन, हिमालयन, पेनिनसुलर प्लेट्यू। फिर इंडियन ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम और वाटरफॉल्स, लेक्स। जो मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इनको हमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, इनको याद करना है। फिर इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेट, मानसून, सॉइल्स, नेचुरल वेजिटेशन। इस तरीके से टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं सारे ही सब्जेक्ट्स के। एनवायरनमेंट में इकोलॉजी, इकोसिस्टम, टॉपिक लेवल, न्यूट्रिएंट साइकिल। फिर एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क, जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सेम नेशनल पार्क के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। तो फिर नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन, ग्लोबल कन्वेंशन से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इन एरियाज को फिगर आउट करना है और इन्हीं एरियाज पे ज़्यादा मेहनत करनी है। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो फिर कन्वेंशंस, ग्लोबल कन्वेंशंस कौन सी हुई हैं, रिसेंट रिपोर्ट्स कौन सी रिलीज हुई हैं, तो इन पर फोकस करना है। फिर एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, उनसे रिलेटेड एक्ट हर साल इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर एक्ट हो गया, या फिर आप
एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी हमारे एक्शंस पे क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, या फिर वेटलैंड, रामसर साइट्स, टाइगर रिजर्व्स, फॉरेस्ट, जो हमारी रिपोर्ट आती है उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका एग्जैक्ट डेटा पूछा जाता है। इसी तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके पढ़ना होगा। फिर अगर हम सितंबर में आते हैं तो आप इस पूरे प्लान का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सितंबर में आप इंडियन पॉलिटी के इन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। फिर जब साइंस में पढ़ रहे होंगे तो बायोलॉजी के ये सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आप फोकस कर रहे होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने स्टडी टेबल पर लगा लो और आप देखो कि इन सारे टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। तो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स को, उनकी थीम्स, रिपीटेड थीम्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फिर अक्टूबर का जो प्लान है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। यूपी स्पेशल में किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, यूपी स्पेशल, फिर रिवीजन साइकिल में किन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है, किसको पहले प्रेफरेंस देनी है, किसको बाद में, ये सब कुछ इस प्लान में मेंशन है। अगर आप चाहते हो कि इस प्लान को मैं आपके साथ शेयर करूं तो फिर आप टेलीग्राम पर इस प्लान को ले सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और वहां से इस प्लान को आप ले सकते हो एज इट इज़। फिर नवंबर का ये प्लान है जिसका अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। पॉलिटी पॉइंटर्स, साइंस के पॉइंटर्स, एनवायरनमेंट पॉइंटर्स, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मैंने मॉक टेस्ट को भी टाइम दिया हुआ है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। फिर आई दृष्टि को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस पूरे प्लान में मेंशन की गई हैं और ये एक इफेक्टिव और बहुत ही डूएबल प्लान तैयार किया गया है 100 डेज का आपके लिए। तो इस तरीके से आप अपना प्लान पूरा रेडी करके फाइनल डेज पर अपनी प्रिपरेशन को वाइंड अप करके फाइनल 6 दिसंबर को अपना एग्जाम दे सकते हो। तो इस तरीके से हमारा प्लान रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि इस प्लान को हम आपके साथ शेयर करें तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में हम आपको लिंक भी दे देंगे और वहां से आप इस प्लान को कलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को लेकर आएंगे और नए प्लान पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू।